तो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी। मैं बलजीत परमार आपके सामने हाजिर हूँ अपने चैनल बलजीत परमार पर यू लेके। और आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा ओपी सिंह का मर्डर बम्बई की एक जेल में, महाराष्ट्र की एक जेल में कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। 1990 से लेके 2002 तक 12 साल ओपी सिंह छोटा राजन का राइट हैंड मैन गिना जाता था। छोटा राजन के गैंग में सबसे ज़्यादा अहमियत उसकी ही गिनी जाती थी। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब 2000 में बैंकॉक में छोटा राजन पे छोटा शकील ने हमला किया, उस हमले में ज़ख्मी होने के बाद जो 3 फोन छोटा राजन ने किए थे, उन तीनों में से एक फ़ोन ओपी सिंह को किया गया था। ओपी सिंह बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है उसकी। एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, आप हैरान हो जाओगे कि उसने एमएससी की हुई थी, पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस में। तो उसका जो बड़ा भाई था अरुण सिंह, वो लेक्चरर था झुनझुनवाड़ा कॉलेज मुंबई में, घाटकोपर इलाके में। एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल कॉलेज है झुनझुनवाड़ा कॉलेज। अ, उस कॉलेज में उसका भाई लेक्चरर जब था, तो एक बार एक दिन वो बैंड्रा में एरिया में, जो बांद्रा का एरिया है मुंबई का, वहाँ से गुजर रहा था। तो एक मर्डर किसी का, कुछ डी कंपनी लोगों ने किसी का मर्डर किया। वो दूसरी कहानी है, मैं किसी और एपिसोड में सुनाऊंगा, नहीं तो सब बातें मिक्स हो जाती हैं। तो ये क्योंकि वहाँ से इसने वो मर्डर अपनी आंखों से देखा था। एक लेक्चरर था, प्रोफेसर था, पढ़ाता था, उसके कुछ स्कूल थे, कानून को मानने वाला आदमी था, सच्चा आदमी था, पढ़ा लिखा था। उसने वो जो सब देखा, तो वो उस केस में पुलिस का गवाह बन गया, एन आई विटनेस कोर्ट में। और जिन लोगों ने मर्डर किया था, उन लोगों को सबसे बड़ा खतरा अरुण सिंह से था कि अगर कहीं कोर्ट में हियरिंग के दौरान इस आदमी ने हमें हमारे खिलाफ गवाही दे दी, तो हमें सज़ा पक्की होगी होगी, क्योंकि इसका रुतबा है और इसकी गवाही मानी जाएगी। और ये सही गवाह है, नकली गवाह नहीं है, वाकई चश्मदीद गवाह है। तो उन लोगों ने इसको, अरुण सिंह को पैसे का लालच दिया कि आपको जितना पैसा चाहिए हम देते हैं, लेकिन हमारे आदमियों के खिलाफ आप कोर्ट में कचहरी में गवाही मत दीजिए। तो वो बोला, नहीं, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, देश में कानून का काम चलना चाहिए, और मैंने देखा है और जो अपना बयान दिया है मैं उसके पीछे नहीं हटूंगा। तो अल्टीमेटली वो बात उसको धमकियों तक आ पहुंची, उसको धमकाने की कोशिश की गई। वो राइटियस मैन था, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला था। वो फिर नहीं माना कि ना मुझे पैसा चाहिए, ना आपकी धमकी से डरूंगा, आपने जो करना कर लीजिए। लेकिन उसको इतना ये पता नहीं था कि ये लोग उसकी जान के दुश्मन भी हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक दिन उस आदमी का, उन लोगों के दूसरे लोग, जो गैंग मेंबर थे, उन्होंने अरुण सिंह की हत्या कर दी। और उसकी हत्या से उसका भाई ओम प्रकाश सिंह, जो एमएससी जिसने किया हुआ था पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस का, उसके दिल पे ये बात बहुत लगी कि मेरे भाई का कसूर क्या था। वो तो कानून का साथ दे रहा था, और जो क्राइम है उसके खिलाफ वो लड़ रहा था अपनी सच्चाई के साथ। तो उस आदमी ने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं अपने भाई के मर्डर का बदला लूँगा। और वो पढ़ा लिखा आदमी अपना काम धंधा फैमिली छोड़ के उसने छोटा राजन को अप्रोच किया और उसका गैंग ज्वाइन कर लिया 1990 में। और ओवर द ईयर्स छोटा राजन का जितना, जो डीलिंग जितनी होती थी, लेन देन, एक्सटॉर्शन की, सेटलमेंट की, या जो हवाले का पैसा बाहर भेजना है, लाना है, वो सारा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा था और बड़ी अच्छी मेटिकुलसली ईमानदार भी था, तो इसने छोटा राजन के करोड़ों रुपए का जो लेन देन था, वो सारा ओपी सिंह के थ्रू होता था, ओम प्रकाश सिंह के थ्रू। तो ओम प्रकाश हयारकी में करते 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 ये समय आया जब वो छोटा राजन का राइट हैंड मैन माना जाने लगा। और इसके अलावा ये खुद गोलियां चलाने से या खुद मर्डर करने से ज़्यादा बैकग्राउंड में रह के वो छोटा राजन की जो एम्पायर थी उसको चला रहा था।
जितने छोटा राजन के स्मगलिंग के जो काम थे उनको सुपरवाइज करता था। उसके लिए इसको कस्टम के ऑफिसर्स के साथ मिलना पड़ता था। तो मैंने इसको बहुत बार कुछ बड़े कस्टम के ऑफिसर के साथ उनके ऑफिस में जब बाहर कहीं मिलते जुलते देखा है। मैं इसको जानता भी था, कुछ कॉमन ऐसे दोस्त भी थे कस्टम के ऑफिसर जिनको मैं भी जानता था और ओम प्रकाश भी जानता था। हमारी कई कई बार हमारी मुलाकात, गोवा में भी एक दो बार हमारी मुलाकात हुई। तो इसी तरह जितने पुलिस के ऑफिसर जो छोटा राजन की पे लिस्ट पे थे, या जेल के ऑफिसर जहाँ पे छोटा राजन गैंग के लोग डिफरेंट जेलों में, मुंबई की आर्थर रोड जेल, पूना की येरवाड़ा जेल, नासिक की डिस्ट्रिक्ट जेल, और इसी तरह तलोजा की जेल, अमरावती जेल, नागपुर जेल, वहाँ के जो जेल का स्टाफ था उनको जो हर महीने पेमेंट की जाती थी कि वो छोटा राजन के बंदों का ख्याल रखें, वो सारे का सारा ऑपरेशन जो था वो ओपी सिंह चलाया करता था। और उसने अपना जो पैसे कमाए छोटा राजन के साथ, जो उसको हिस्सा मिलता था, जहाँ कुछ जो छोटे मोटे काम वो छोटा राजन को बिना बताए भी कर लेता था, तो उससे उसने अच्छी खासी प्रॉपर्टी मुंबई और उसके आसपास बनानी शुरू की। उनमें से एक बहुत उस जमाने में चर्चित और बहुत चलने वाली एक डांस बार हुआ करती थी काशी मीरा में, मीरा रोड एरिया में, जिसका नाम था वाइट हॉर्स। वो क्योंकि ओपी सिंह के साथ जुड़ा हुआ था, ओपी सिंह के साथ छोटा राजन का नाम जुड़ा हुआ था, और उसके साथ साथ जो लोकल पुलिस ऑफिसर थे जो हर महीने अच्छा खासा हफ्ता उस बार का लेते थे, उनके साथ उसके रिश्ते पैदा हुए। तो करते करते एक बार मुझे याद है हम एक कस्टम ऑफिसर के पास, उसका बाद में उसका भी मर्डर हो गया, वो एक और किस्सा है, फिर कभी सुनाऊंगा। तो उस ऑफिसर के पास हम लोग बैठे थे, सीसीआई जो क्लब है मुंबई का, वहाँ पे। तो ओपी सिंह भी था वहाँ पे। मैं कुछ ओपी सिंह से अंदर ही कुछ बातें निकालना चाहता था। तो वो कस्टम ऑफिसर जो था उस समय डीआरई में काम करता था, उसने मुझे वहाँ बुला लिया कि ओपी सिंह मुझे मिलने आ रहा है, तो मैं आपकी उससे हम चाय पे बातचीत करेंगे। तो वहाँ पे बात करते करते ओपी सिंह को एक और मिलने आया बंदा, अशोक सिंधी उसका नाम था। पतला सा लंबा सा आदमी, उम्र उसकी होगी 45 साल की ऊपर, लेकिन देखने में कोई 25-26 साल का लगता था। उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेहरे का ऐसा था उसका। तो वहाँ बात करते करते उसने बताया कि ये आदमी जो अशोक है, ये हमारा खास आदमी है, और ये डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं पुलिस के, उनको हर महीने जो उनका लिफाफा जाता है वो ये अशोक दे के आता है। तो अशोक का कहना था कि 140 के करीब लिफाफे वो हर महीने पुलिस वालों को बांटता है, हवलदार से लेके एसीपी डीसीपी तक के लेवल के ऑफिसर को जो पैसे थे वो आदमी देता था। अब पता नहीं अशोक उसका असली नाम था कि नकली नाम था, पर वो इतना मुझे मालूम है उसके बोलचाल के तरीके से कि वो उसने बताया भी था कि वो लाहौर का रहने वाला एक सिंधी कम्युनिटी को बिलोंग करता था। तो ये एक इस किस्म से मेरी ओपी सिंह के साथ। हाँ जी, इसी तरह उसने एक उसकी और जो एक बियर बार थी इस पार्टनरशिप में, जिसमें एक पुलिस वाला उसका पार्टनर था। वो बांध रोड जो सांता क्रूज में हमने कालियान थनी वाले केस में जिक्र किया था, बांध रोड का, जहाँ पे कालियान थनी ने एक आदमी का मर्डर किया था चॉपर से, कोते से। उसी रोड पे एक बहुत बड़ी 3-4 बार थी वहाँ पे, जिनमें से एक बार में ओपी सिंह का हिस्सा था, एक पुलिस वाला उसका पार्टनर था। तो खैर वो इस तरीके से उसने अपना जो पैसा था वो इन्वेस्ट करके रखा हुआ था, और ये छोटा राजन को सब मालूम था, उसमें कोई कोई चोरी चकारी कुछ छुपा के नहीं रखा था। इसी तरह जो छोटा राजन के गैंग के जो मैक्सिमम लोग थे, खासतौर पे शेट्टी लोग थे जितने, वो धनंजय शेट्टी हो या विनोद शेट्टी हो या विजय शेट्टी हो या अशोक शेट्टी हो, संतोष शेट्टी हो, ये प्रभाकर शेट्टी, प्रकाश शेट्टी, ये बहुत सारे ऐसे शेट्टी लोग थे जिन्हों के बियर बार या रेस्टोरेंट या डांस बार वगैरह उनकी चलती थी। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा मनी स्पिनिंग बिजनेस हुआ करता था। बहुत पैसा आता था, और आपके डिफरेंट किस्म के लोगों से रिश्ते भी बनते थे, पुलिस से रब्ता बना रहता था, और आपको पैसा भी आता था उसमें। आपके जो वर्कर मिल जाते थे, शूटर मिल जाते थे, उनके एंटरटेनमेंट का साधन भी हो जाता था, और उनको छिपने की जगह भी मिल जाती थी।
और इसी किस्म का कुछ कांड एक बार ओपी सिंह के मरने के बाद व्हाइट हॉर्स में जो उसकी बार थी उसमें भी हुआ। उसमें कुछ लोगों को उठा के लाया गया। इसके मरने के बाद इसकी बीवी ने वो किसी को चलाने के लिए दे दिया था कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि हर महीने इतने लाख आपसे लेंगे, आप चलाइए। तो वहाँ पे एक आदमी का मर्डर किया उन्होंने। वो फिर वो भी सुनाऊंगा आपको, किस्सा है बहुत इंटरेस्टिंग। किडनैप करके लाए और उसको पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए बहुत उसको मारा, और वो मारते मारते वो मर गया आदमी। वो उसके लिए वो बार को बंद करना पड़ा। और उसके बाद ये भी मालूम पड़ा कि जो बार है वो इलीगल बनाई गई थी। तो जो लोकल भाईंदर मीरा रोड, जो काशी मीरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, उन्होंने उसको बुलडोजर चला के उसको गिरा दिया था। खैर वो किस्सा अपने आप में। तो ओपी सिंह जो था वो, उसका पढ़ा लिखा होने के नाते उसका जो मैनरिज्म था, वो बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ बैठ के मिल के आ जाता था, लेकिन किसी को जो शक तक नहीं होता था कि ये अंडरवर्ल्ड का आदमी है। तो वो सफ़ेद पोश किस्म का क्रिमिनल छोटा राजन के साथ जुड़ा हुआ। और वो 2000 में जब इसके पहले मैं एक बात बता दूं, जब 97 में जब मेरे ऊपर छोटा राजन ने अटैक किया, मुझे गोलियां लगी, तो तीसरे दिन जो छोटा राजन के गैंग से किसी का फ़ोन आया था सबसे पहले, तो वो ओपी सिंह का आया था। और उसने मेरे से माफ़ी मांगी है, मेरा हालचाल पूछा कि बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे लोगों ने ये गलत काम कर दिया। और उसके थोड़े 2-3 दिन के बाद विक्की मल्होत्रा का फ़ोन भी आया। विक्की मल्होत्रा के एक आदमी आके मुझे मिल के भी गया। तो खैर वो कहानी अपनी जगह है। तो ये ओपी सिंह का ये एक तरीका था कि इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी उस आदमी को लगा कि छोटा राजन ने मेरे ऊपर जो गोलियां चलवाई वो गलत काम था। और उसने माफ़ी मांगी और बोला मैं छोटा राजन की तरफ से भी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उसको बोला आपके माफ़ी मांगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक छोटा राजन आप ये अपनी गलती नहीं मानता कि मेरे ऊपर उसने गोली क्यों चलवाई। खैर, तो ओपी सिंह को 2000 में जब छोटा राजन पे बैंकॉक में फायरिंग हुई, तो उसके बाद ओपी सिंह को ये लगा कहीं ना कहीं कि अब शायद छोटा राजन उतना पावरफुल नहीं रहेगा जितना पहले था, तो कुछ अल्टरनेटिव सोच के रखना पड़ेगा। तो उसको ये करते करते उसके पहले भी इनकी थोड़ी कुछ अनबन कुछ बातों को लेके हुई। स्मगलिंग के रैकेट्स में कोई 55 करोड़ का माल पकड़ा गया था, वो भी मेरी स्टोरी के ऊपर बेस्ड था। मेरी मेरी जो न्यूज़ आइटम थी उसको पढ़ के सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, छापा मारा। तो उसमें 52 कंटेनर जो थे स्मगलिंग के छोटा राजन के, वो पकड़े गए। उसको लेके भी कुछ तू मैं छोटा राजन और ओपी सिंह में हुई। तो खैर ये बात चलती रही। तो ऐसा दौर आया कि ओपी सिंह ने वो अपनी जान जो थी वो उसको जान का खतरा होने लगा। एक केस में वो वांटेड था, वो दिल्ली में हाजिर हो गया, वहाँ से उसको बॉम्बे लाया गया, आर्थर रोड जेल में रखा। वहाँ से इसके जो लोग थे छोटा राजन के, उनका लुक आफ्टर करना अंदर जेल वालों से, और नई रिक्रूटमेंट करनी। और जेल के अंदर बैठ के भी उसने एक बहुत बड़ी एक 5 करोड़ की एक सेटलमेंट डील करवाई छोटा राजन के बिहाफ पे। और उसमें भी ये बताया गया कि 5 करोड़ में से छोटा राजन को 3 दिए, 2 वो ओपी सिंह ने खुद रख लिए। ये कुछ सुनने की बात है, कोई कंफर्म बात नहीं है। तो इस जब एक दोस्ती में एक बार शक पैदा होना शुरू हो जाता है, तो आगे बढ़ता जाता है वो फिर। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा फर्क इनमें छोटा राजन और ओपी सिंह में पड़ता जा रहा था। छोटा राजन ज़्यादा संतोष शेट्टी और शेट्टी गैंग था उसके करीब ज़्यादा जाने लगा। ओपी सिंह को थोड़ा साइड करने लगा। तो उस पे तो छोटा ओपी सिंह को जब ये महसूस हुआ कि शायद आर्थर रोड जेल जो है मेरे लिए सेफ नहीं है, जहाँ पे छोटा राजन के बहुत से लोग हैं, वो मेरा नुकसान कर सकते हैं, तो उसने एक एप्लीकेशन दे के अपनी ट्रांसफ़र मुंबई के नज़दीक नासिक सिटी जो है उसकी जेल में करवा ली। छोटा राजन को वहाँ जा नासिक जेल में जाके भी उसके अंदर से जो एक्सटॉर्शन रैकेट चलते थे, तो छोटा राजन को ये शक हुआ कि ओपी सिंह जो जेल बदल के नासिक गया है, इसके पीछे कोई चाल है। तो उसका एक आदमी था बालू डोकरे। अ, जेल में ओपी सिंह के पास 3-4 मोबाइल फ़ोन रहा करते थे। छोटा राजन ने एक दिन बालू डोकरे को बोला कि आप जेल में ओपी सिंह को फ़ोन करो,
और मैं कॉन्फ्रेंस पे आपके साथ जुड़ूंगा, आप ओपी सिंह से बात करो, मैं सुननी चाहता हूँ। तो वो कॉन्फ्रेंस पे बालू डोकरे ने छोटा राजन को लिया और ओपी सिंह से बात की। उसमें कहीं ओपी सिंह ने अपनी कुछ नाराज़गी जो छोटा राजन के साथ थी वो बालू डोकरे को बताई कि अच्छा है बालू डोकरे के हम लोग थोड़ा अभी छोटा राजन से अलग हो जाएं, उसके साथ और किस्म के लोग मिल गए हैं और अभी उसका जो अटैक हुआ है उसकी वजह से हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इस किस्म की बातें ओपी सिंह ने बालू डोकरे को अपना आदमी होने के नाते अपने दिल की बातें कुछ की। उसको ये मालूम नहीं था कि तीसरी लाइन कॉन्फ्रेंस पे छोटा राजन बैंकॉक में बैठा सब सुन रहा है। वो तो ये उससे और छोटा राजन वो कंफर्म हो गया। तो उसने ये प्लान बनाया कि ओपी सिंह को अब जेल में मार दिया जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे गैंग के जो चंद लोग बचे हैं, तब तक छोटा राजन काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था गैंग की वजह से, तो जो लोग बचे हैं वो भी कहीं ओपी सिंह लेके नहीं चला जाए, क्योंकि सबको पेमेंट तो ओपी सिंह करता था, सबकी फैमिलीज का ख्याल वो रखता था, जेल में खर्चा उनका सब वो करता था। तो राजन को थोड़ी अपनी इनसिक्योरिटी फील हुई। तो उसने जो आर्थर रोड जेल में डी के राव जो उसका खास आदमी था, उसको काम लगाया कि आप किसी तरह एक पूरा गैंग तैयार करो, मैं आपको ट्रांसफ़र करवाता हूँ नासिक जेल में। तो छोटा राजन ने और डी के राव ने जेल अथॉरिटीज़ को अच्छे तगड़े पैसे दे के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जो था उस समय उसको पैसे दे के 16 लोगों की ट्रांसफ़र अगरी आर्थर रोड जेल मुंबई से नासिक की जेल में करवाई कैदियों की। वो सोना का गैंग लेड बाई डी के राव और एक और उसमें मेन एक शेट्टी भी था और एक, तो उसको सब नासिक में जाके ओपी को ये मालूम नहीं कि ये मेरी मारने का उन्होंने प्लान बनाया। तो वो जेल में जाके नासिक में भी जो जेल का स्टाफ था उसके साथ पैसे दे के मिली भगत करके वो 15 लोगों के रहने का इंतज़ाम वहाँ किया गया जहाँ पे ओपी सिंह का सेल था। तो एक दिन उन्होंने मौका देख के 15 लोगों ने ओपी सिंह को बहुत मारा, हाथों से कुछ और जो छोटे मोटे हथियार मिले, थाली प्लेट गलात से, और अल्टीमेटली जब वो काफ़ी कमज़ोर पड़ा तो डी के राव ने गला दबा के उसकी जेल में हत्या कर दी। कोई पुलिस वाला, कोई वार्डन, कोई जो सिविल वार्डन होते हैं, किसी ने ओपी सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की। ये एक का छोटा राजन का दबदबा था जेलों में जो उसकी हुकूमत चलती थी। और ये पहला इस किस्म का केस था जो इतने बड़े आदमी को जेल के अंदर, जेल की सलाखों के पीछे सब स्टाफ के सामने एक आदमी को इस तरीके से मार दिया जाए। ये ओपी सिंह की कहानी थी। आज भी उसकी फैमिली जो है वो बॉम्बे में रह रही है और वो जो इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा हैं जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो अभी जेल में हैं। उनके उनकी ओपी सिंह के साथ बहुत बनती थी। लोग तो ये भी कहते हैं कि वो भाई बने हुए थे। तो आज के दिन में वो जो प्रदीप शर्मा हैं वो ओपी सिंह की फैमिली बच्चों के गॉडफादर बने हुए हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई का देखना करना, पैसा तो उसकी बीवी के पास बहुत है अभी भी, लेकिन एक संरक्षण जो होता है, एक पैटर्न रेट, वो प्रदीप शर्मा ने अपनी दोस्ती निभाते हुए ओपी शर्मा की फैमिली को आज तक उसका ख्याल रख रहे हैं। ये आज के इस दौर की कहानी थी। कल लेके आएंगे आपके लिए एक नया किस्सा, एक नई कहानी। तब तक के लिए सबका शुक्रिया, धन्यवाद।